दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जुबान है, जो कि लोगों को बिना खून खराबे के ही मार देती है। हमारी भाषा और हमारे शब्द हथियार भी हैं और हमारी कमजोरी भी है। अगर हम अच्छे से सोच समझकर सही शब्दों का उपयोग करें तो वो शब्द इंसान को सफल बना देते हैं। वहीं अगर हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दें तो वो हमारे वही शब्द हमारे ज़िंदगी को नर्क भी बना देते हैं। चुप रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। आप चुप रहकर बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। अब आप सब लोग यही सोच रहे होंगे, आखिर चुप रहकर हम सफलता कैसे हासिल कर सकते हैं? हमें कुछ भी कार्य करने के लिए बोलना तो पड़ेगा ही। अरे तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल चुप मत रहो, आप एक भी शब्द मत बोलो, बिल्कुल चुप रहो। यहाँ चुप रहने का मतलब बिल्कुल भी ना बोलने से नहीं है। हमें बोलना चाहिए, मगर उतना ही बोलना चाहिए जितना कि हमें बोलने की आवश्यकता हो। अब आप फिर से यही सोच रहे होंगे कि हम तो यार उतना ही बोलते हैं जितनी की आवश्यकता होती है, हम ज़्यादा कहाँ बोलते हैं। हम सबको ऐसा ही लगता है कि अरे मैंने ज़्यादा कब बोला, पर हकीकत में हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं। जहाँ हमें नहीं बोलना चाहिए वहाँ भी हम बोलते रहते हैं, और कभी कभी हमारा ज़्यादा बोलना ही हमें मुसीबत में डाल देता है। हमें उस समय तो पता नहीं होता है कि हम ज़्यादा बोल रहे हैं, उस समय तो हमें ऐसा ही लगता है कि हम कहाँ ज़्यादा बोल रहे हैं। हम तो वही बोल रहे हैं जहाँ बोलना चाहिए, हम तो वही तो बोलते हैं, पर हकीकत में हम बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं और मुसीबत को खुद ही न्योता दे देते हैं। तो आखिर हमें चुप क्यों रहना चाहिए? क्या होता है अगर हम कम बोलेंगे, चुप रहेंगे? चुप रहने के फ़ायदे क्या होते हैं? चुप रहकर हम अपने मंजिल को कैसे हासिल कर सकते हैं? और ज़्यादा बोलने के क्या क्या नुकसान होते हैं? आज मैं आपको इस कहानी के माध्यम से ये बताऊंगा कि अधिक चुप रहने के फ़ायदे क्या हैं, कैसे हम अपने मंजिल को चुप रहकर हासिल कर सकते हैं। बस आप इस कहानी को अंत तक देखना, तभी आपको चुप रहने का रहस्य समझ में आएगा। नहीं तो जो गलतियां आप अपने जीवन में कर रहे हैं वो गलतियां आप करते ही रहेंगे। तो आइए सुनते हैं फिर ये कहानी। एक नगर में दो बालक रहते थे जिनका नाम था सोहन और मोहन। दोनों ही बालक अलग अलग परिवार से थे। वो दोनों बालक एक ही साथ खेल कूद कर बड़े हुए थे। जब वो दोनों समझदार हुए तो उनके माता पिता ने उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम में भेज दिया। सोहन और मोहन दोनों ही एक ही आश्रम में शिक्षा ग्रहण किया करते थे। दोनों वहीं उस आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करने लगे। मगर मोहन का स्वभाव कुछ अलग था, वो बिना बात के ही बोलता रहता था। वहीं दूसरी तरफ सोहन शांत स्वभाव का था, वो किसी से भी बिना बात के नहीं बोलता था। मोहन तो मौका मिलते ही आश्रम के दूसरे शिष्यों के साथ गप्पे मारने लगता था। वो अपनी खूब बड़ाइयाँ करता, अपने मित्रों से कहता कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे सब कुछ आता है। गुरुजी जो भी शिक्षा मुझे देते हैं मुझे वो हमेशा याद रहती है। वो इतना ज़्यादा बोलता था कि उसकी ज़्यादा बोलने की वजह से आश्रम के शिष्य उससे ज़्यादातर दूर ही रहते थे। और मोहन सोचता था कि ये तो मेरे से घृणा करते हैं, इसीलिए मेरे से दूर रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोहन बहुत कम बोलता था, वो किसी से फालतू बात नहीं करता था। वो तो अपने कार्य को पूरा करने में मस्त रहता था। जो भी कार्य उसे मिलता वो उसे पूरी ईमानदारी से पूरा करता। लेकिन मोहन तो सारे दिन इधर उधर घूमता रहता था, और जो भी उसे कार्य मिलता था या तो वो किसी को वो कार्य दे देता था या फिर जल्दी जल्दी में घास काटकर उस कार्य को कर देता था। आश्रम के सभी शिष्य सोहन को बहुत पसंद करते थे, और वहीं मोहन को कोई भी शिष्य बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। जब गुरु उनको उपदेश देते तब भी मोहन ध्यान से नहीं सुनता, और उससे पहले ही गुरु से सवाल करने लग जाता कि गुरुदेव ये कैसे हुआ, ये कैसे होगा। गुरु भी सोचते अभी तो मैंने अपना उपदेश पूर्ण भी नहीं किया है और ये बीच में ही बोल रहा है। गुरु उसे कुछ भी नहीं बताते और उसे बैठा देते और कहते अभी तो मैं तुम्हें बता दूंगा, मेरी अभी बात पूरी नहीं हुई है, जब मेरी
बात पूरी हो जाएगी तब तुम प्रश्न करना। जब उपदेश पूरा हो जाता तो मोहन फिर से गुरु से प्रश्न पूछने लगता। वो गुरु से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता जिनका कि कोई मतलब नहीं है। जैसे गुरु उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, वहीं दूसरी तरफ सोहन उपदेशों को बड़े ध्यान से सुनता और सुनने के बाद अगर उसे कुछ समझ में नहीं आता तो वो बड़े आदर के साथ गुरु से कहता कि गुरुदेव मुझे ये समझ नहीं आया। तो गुरु भी उसे बड़े प्रेम से उसके प्रश्न का जवाब देते। गुरु सोहन से बहुत प्रेम करते थे। पूरे आश्रम में उनका बहुत अच्छा शिष्य सोहन ही था, क्योंकि वो कभी भी बिना बात के सवाल जवाब नहीं करता था। आश्रम के शिक्षा पूर्ण होने के बाद सोहन और मोहन दोनों अपने घर लौट आए। मोहन ने घर आकर अपने परिवार वालों को बताया कि उसने आश्रम में बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित किया है। वो अब बहुत काबिल बन चुका है। अब वो इतना काबिल बन चुका है कि वो दूसरों को भी शिक्षा दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ सोहन घर आकर अपनों से बड़ों को प्रणाम करता है और उनसे कुछ भी नहीं कहता है। अब सोहन और मोहन की शिक्षा तो पूरी हो चुकी थी, तो उन्हें अपना व्यवसाय करना था। दोनों ने अपना व्यवसाय शुरू किया, लेकिन जब मोहन व्यवसाय करता तो उसके पास ग्राहक सामान खरीदने आते तो वो उनसे बहुत ज़्यादा बोलता। ग्राहक उससे कुछ पूछते तो उस बात को घुमा फिराकर ग्राहक को बताता था और बहुत समय लगाता था। कभी अपनी बड़ाइयाँ करता तो कभी अपने सामान की करता, पर ग्राहकों को तो सामान खरीदना होता था, उनसे थोड़ी फालतू में बात करने आते थे। धीरे धीरे ग्राहक मोहन को नापसंद करने लगे। वहीं दूसरी तरफ सोहन अपने व्यापार को अच्छे से चला रहा था। वो फालतू में किसी से कुछ भी नहीं कहता था। जब ग्राहक उसके पास सामान लेने आता तो उसे उनको कीमत बताकर सामान को दे देता था। उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी फालतू बात नहीं करता था, जिससे ग्राहक सोहन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे और उसका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा। लोग उसी से सामान खरीदने लगे। वहीं मोहन सोचता कि मेरा व्यापार तो चल ही नहीं रहा है, फिर इस मोहन का व्यापार इतने अच्छे से कैसे चल गया। आखिर हम दोनों के पास तो एक ही हुनर है, हमने एक ही जगह से तो शिक्षा ग्रहण की है, साथ साथ खेले हैं, साथ साथ कूदे हैं, फिर मेरा व्यापार क्यों नहीं चल रहा। जब भी मोहन से कोई कुछ पूछता तो मोहन एक लाइन की बात को भी 100 लाइन में बढ़ा चढ़ाकर बताता। लोग उसकी बात सुनते सुनते बोर हो जाते और फिर उससे कभी भी कुछ भी नहीं पूछते। और वहीं अगर सोहन से कोई कुछ पूछता तो उस बात का जवाब कम शब्दों में देता, जितना पूछा है उतना ही बता देता, जिससे कि लोग उससे कभी बोर नहीं होते थे। सभी गांव वाले सोहन की बहुत ही ज़्यादा इज्जत करते थे, उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। वहीं दूसरी की तरफ मोहन को कोई भी सम्मान नहीं देता था। मोहन सोचता कि आखिर लोग सोहन को इतनी इज्जत क्यों देते हैं और मुझे क्यों नहीं देते हैं। क्या उसी को सब कुछ आता है? मैंने भी तो उसी के साथ शिक्षा ग्रहण की है, मुझे भी तो उसके बराबर ही ज्ञान है, फिर लोग उसी से क्यों ही कुछ पूछते हैं, मेरे से कोई भी कुछ क्यों नहीं पूछता। जब सोहन और मोहन दोनों अपने दोस्तों के साथ होते तो मोहन अपने दोस्तों के साथ खूब बातें करता, इधर उधर की न जाने क्या क्या बातें करता, पर सोहन बिना बात के कुछ भी नहीं बोलता। वो अपने दोस्तों के साथ काम की बात ही सिर्फ बात करता, जिससे उनके दोस्त सोहन को ही पसंद करते और मोहन से सब दूर हो जाते और सोचते कि ये मोहन तो बिल्कुल फालतू की बातें करता है और सोहन तो काम की बातें करता है। मोहन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सब लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, क्यों कोई उससे बात नहीं करता, क्यों लोग उससे दूर दूर भागते हैं, क्यों मेरा व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, लोग मेरा सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि मैंने भी तो शिक्षा ग्रहण की है, लोग मेरा मजाक क्यों बनाते हैं, आखिर क्या कमी है मेरे में। ये सब सोचकर मोहन बहुत दुखी हो गया। वो सोचने लगा कि आखिर इस सोहन के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। आखिर मैं इसी के साथ तो पला बड़ा हुआ हूँ और इसी के साथ तो शिक्षा ग्रहण किया हूँ, इसी के साथ व्यापार भी शुरू किया है मैंने, पर लोग इसकी ज़्यादा इज्जत करते हैं, इससे बात भी ज़्यादा करते हैं, इसकी प्रशंसा भी ज़्यादा करते हैं, जबकि वही लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरी बुराइयां करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? जब हम साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते थे
तब भी गुरुजी सोहन को ही ज़्यादा प्रेम करते थे। अब मुझे उनके पास जाना चाहिए और जानना चाहिए कि आखिर सोहन में ऐसा है क्या जो मुझ में नहीं है। सभी लोग सोहन का बहुत आदर सम्मान करते हैं पर मेरा नहीं। यही सोचकर वो मोहन अपने गुरु के आश्रम पहुंच जाता है। वहां बौद्ध भिक्षु अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। मोहन उपदेश खत्म होने का इंतजार करता है और फिर बौद्ध भिक्षु के पास जाता है। बौद्ध भिक्षु मोहन को देखकर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर मोहन उनके चरणों में गिर जाता है और बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुदेव, सभी लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरा व्यापार भी ठीक नहीं चल रहा है, कोई भी मेरे से मेरा सामान नहीं खरीदता है, ना कोई मेरे से बात करना पसंद करता है, सब मेरे से दूर दूर भागते हैं, कोई मेरा आदर सत्कार भी नहीं करता। वहीं सोहन का सब आदर सत्कार करते हैं, उससे अच्छे से बात करते हैं, उसका व्यापार भी बहुत अच्छे से चल रहा है, सब उसका सम्मान करते हैं, पूरे नगर के लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके ज्ञान की तारीफ करते हैं। जबकि गुरुदेव, हम दोनों ने आपके पास से ही शिक्षा ग्रहण की है, हम दोनों में इतना अंतर क्यों है? आखिर उसके पास में ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? जो उसने सीखा है वही तो मैंने भी सीखा है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है गुरुदेव? मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान रहता हूँ। मेरा व्यापार भी नहीं चल रहा है, घर वाले भी मेरे से ठीक से बात नहीं करते हैं और कोई भी मेरे से बात करना पसंद नहीं करता है। मैं इन सब बातों से बहुत दुखी हूँ गुरुदेव, आप मुझे इसका कोई उपाय बताइए गुरुदेव, जिससे मैं भी सोहन की तरह बन सकूं, लोग मेरा भी सम्मान करें, मेरे से भी बात करें, जिससे भी मेरा व्यापार ठीक से चल सके। मोहन की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले कि वत्स, इन सब बातों के पीछे का कारण बस तुम्हारा ज़्यादा बोलना ही है। तुम्हारा ज़्यादा बोलने की वजह से लोग तुमसे दूर दूर रहते हैं, तुमसे बात नहीं करते हैं, तुम्हारा आदर सम्मान नहीं करते हैं। जबकि सोहन शांत रहता है, वो तभी बोलता है जब कुछ बोलने की आवश्यकता हो। वो बिना फालतू की बातें नहीं करता है, वो कभी इधर उधर की बातें नहीं करता, वो उतना ही बोलता है जितने की आवश्यकता हो। इसीलिए सब उसकी बातें सुनते हैं, उसका आदर सम्मान करते हैं, उसके पास रहने की कोशिश करते हैं। उसके इस व्यवहार के कारण ही लोग उसी से ज़्यादा सामान खरीदते हैं, जिससे उसका व्यापार भी बहुत अच्छे से चल रहा है। मैंने तो तुम्हें और सोहन को समान शिक्षा दी है, पर तुम उस समय भी पूरी बातें सुने बिना ही बीच बीच में ही शुरू हो जाते थे, जबकि सोहन पूरी बातों को धैर्य से सुनता था और उसके बाद अगर उसे कुछ समझ नहीं आता था तभी वो पूछता था, जिस कारण ही वो मेरा प्रिय शिष्य था। बौद्ध भिक्षु की ये बातें सुनकर अब मोहन को समझ में आ चुका था कि ये सब जो हो रहा है उसके साथ, वो उसके ज़्यादा बोलने के कारण ही हो रहा है। फिर मोहन ने बौद्ध भिक्षु से कहा, गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए, अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं, जिससे कि मैं भी सोहन की तरह बन सकूं, लोग मेरा भी सम्मान करें। फिर बौद्ध भिक्षु मोहन को अपने पास बैठाते हैं और उससे कहते हैं कि इस दुनिया में तुम ही नहीं हो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं और ना चाहते हुए भी अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। इसीलिए तुम्हें उतना ही बोलना चाहिए कि जितना की आवश्यकता हो। तुम्हारा ज़्यादा बोलना ही तुम्हारी बर्बादी का कारण है। अगर लोग तुमसे कुछ पूछें तो तुम उसी बात का जवाब दो जो वो जानना चाहते हैं, उससे फालतू की बातें मत करो। अगर तुम उससे फालतू की बातें करोगे तो वो फिर बाद में तुम्हें कभी भी किसी भी बारे में कुछ भी नहीं पूछेंगे और वो तुम्हारी पूरी बात सुनने से पहले ही वहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि लोगों को ज़्यादा सुनना पसंद ही नहीं है। वो तो अपनी बात को कम शब्दों में सुनना पसंद करते हैं। अच्छा, चलो तुम मुझे ये बताओ कि अगर हमारे नगर में बहुत तेज बारिश आ जाए तो क्या होगा? बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर मोहन बोला कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, घर डूब जाएंगी, फसलें नष्ट हो जाएंगी। फिर बौद्ध भिक्षुक बोले कि जिस प्रकार ज़्यादा बारिश होने से सब कुछ नष्ट हो जाएगा, वैसे ही ज़्यादा बोलने से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। जैसे ही ज़्यादा बरसना हमारे कुछ काम का नहीं होता, वैसे ही फालतू का बोलना हमारे कुछ भी काम नहीं आता।
जो व्यक्ति कम बोलता है और उससे जो पूछा जाए उसी का जवाब देता है तो लोग उसी से बात करना पसंद करते हैं। और तुम जो भी बात करो, जिससे भी बात करो, वो बात तुम सोच समझकर बोलो, क्योंकि जो शब्द तुम्हारे मुंह से निकल गए उसे तुम वापस नहीं ला सकते। सारा खेल हमारे शब्दों का ही होता है। अगर हम समय होने पर अपने शब्दों का सही प्रयोग करें तो हमारी सफलता निश्चित होती है। और अगर हम बिना बात के ही बोलते रहते हैं तो सामने वाला हमें बेवकूफ़ समझता है। बड़े से बड़े कार्य को भी हम शांतिपूर्वक सुलझा सकते हैं, लेकिन अगर हमने वहाँ शांति नहीं रखी तो वो कार्य हमारा बिगड़ सकता है। जो मनुष्य कम बोलता है, लोग उसके बोलने का इंतज़ार करते हैं कि ये कब बोलेगा, उसके एक एक शब्द पर गौर करता है। वहीं अगर कोई मनुष्य ज़्यादा बोलता है तो लोग उसे पागल समझते हैं कि ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, कोई इसकी बात नहीं सुनता। चाहे वो अच्छी अच्छी बातें ही क्यों ना कर रहा हो, लेकिन लोगों के पास इतना समय नहीं होता है कि वो घंटों बैठकर आपकी बातें सुने। वो तो कम समय में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। इसीलिए तुम्हें कम शब्दों में अपनी बात को अच्छे से रखना चाहिए। ज़्यादा बोलने से हमारी ऊर्जा नष्ट होती है, हम फिर अपने कार्य के बारे में ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाते हैं। वहीं हम अगर मौन रहते हैं तो हम अपने कार्य के बारे में गहराई से सोच पाते हैं और लंबे समय तक उस कार्य को कर पाते हैं। ज़्यादा बोलना हमारे मन को अव्यवस्थित कर देता है, जिससे हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं रहता है। जो व्यक्ति कम बोलता है और सही बोलता है, लोग उनके ऊपर विश्वास भी ज़्यादा करते हैं। वहीं जो व्यक्ति ज़्यादा बोलता है, लोग उनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। वो तो ये सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही बोलता रहता है। जब कोई हमें कुछ कहे तो हमें उस बात को ध्यान से सुनना चाहिए, जिससे सामने वाला आपको आदर देता है, क्योंकि वो अगर आपको कुछ बता रहा है तो अपना ही समझकर बता रहा है। इसीलिए उसकी बात को बड़े ही ध्यान से सुनकर उसका जवाब दो। ऐसा मत करो कि वो तुम्हें कुछ बता रहा है और तुम बीच बीच में ही उसे ज्ञान देने लग जाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम उसकी नज़रों में आपकी इज्जत कम हो जाएगी कि फिर वो कभी भी आपको कुछ भी नहीं बताएगा। बोलने से ज़्यादा हमें सुनना चाहिए और ऐसे ही लोगों को ये समाज पसंद भी करता है। तुमने देखा होगा कि जब घर परिवार में कोई छोटी सी बात पर झगड़ा हो जाता है तो वो छोटी सी बात बहुत बड़ी बन जाती है, और बड़ी हमारी बोलने के कारण ही तो बनती है। अगर हम उस समय ज़्यादा ना बोले और शांति से उस बात को समझे तो वो बात अपने आप ही शांत हो जाती है और झगड़ा भी समाप्त हो जाता है। लेकिन हम करते क्या हैं, उसने एक बात कही तो हम उसे दो बात कहेंगे कि उसने ऐसा मुझे क्यों कहा, और फिर परिवार में तू मैंने होने लगता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि कभी कभी तो परिवार में भेद उत्पन्न हो जाता है, घर की शांति चली जाती है, घर वाले एक दूसरे से बात तक नहीं करते। इसी तरह परिवार नष्ट होते हैं। इसीलिए हमें हमेशा सोच समझकर ही बोलना चाहिए और जितना हो सके कम बोलना चाहिए। बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर मोहन को सब कुछ समझ में आ गया। उसने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वहाँ से घर लौट आया।